Hello everybody, welcome back to NEETPod. In the last lecture we discussed about the Lamarckism, जिसमें हमने लेमार्क के सिद्धांत क्या है उसके बारे में बात किया। लेमार्क के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेमार्किज्म क्या था उसके बारे में डिस्कस किया और फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया कि जो क्रिटिसिज्म है यानी लेमार्क के सिद्धांत को या प्रिंसिपल्स को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, वीजमैन थ्योरी के द्वारा उसे रिफ्यूट किया गया। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डार्विनिज्म या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद दी डार्विनिज्म और नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था, जो कि 1809 में पैदा हुआ था इंग्लैंड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी डार्विनिज्म के क्या प्रिंसिपल्स है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डार्विन्स का या डार्विन के सिद्धांतों का क्यों क्रिटिसाइज किया गया, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि डार्विन के थ्योरी से रिलेटेड कोई नीट में क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म में सबसे पहली हेडिंग या सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है ओवर प्रोडक्शन के बारे में। ओवर प्रोडक्शन, डार्विन साहब ने कहा कि एवरी ऑर्गेनिज्म, इनफैक्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, जिसकी वजह से अगर सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने लग गए बिल्कुल उनके मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से, तो जो प्रोडक्शन है, जो ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या कहा इन्होंने? डार्विन ने कहा कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स, यहां लिख लेते हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स have ability to reproduce। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही कि theoretically if all the organisms reproduce maximally, then population will increase exponentially। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि ये जो रियलिटी है वो ये है कि पॉपुलेशन जो होता है वो स्टेबल होता है। ऐसे लिख सकते हैं, हाउ एवर इन रियलिटी पॉपुलेशन साइज इज स्टेबल। ये कहा। ओवर प्रोडक्शन में सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अगर आप सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दे और अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से, तो लार्ज पॉपुलेशन हो जाएगा, इनॉर्मस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और प्रोजेनिस हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा घातक है। इसीलिए ओवर प्रोडक्शन एक कॉन्सेप्ट माना गया डार्विन के अनुसार। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं जो डार्विन के द्वारा दिया गया था, वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट इज struggle for
एग्जिस्टेंस। देखिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जैसे कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। इसी के बारे में डार्विन ने कहा कि एज वी नो दैट द पॉपुलेशन साइज इज स्टेबल, तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी स्टेबल हैं या लिमिटेड हैं। सो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो क्या है, लिमिटेड है ये। और दूसरी बात, अभी हमने बात की कि जो पॉपुलेशन है वो भी स्टेबल है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपटीशन होगा, कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेस ये होना तय है। अब उनमें से कुछ कंपटीशन को हार जाएंगे और कुछ जो है जीत जाएंगे। यहाँ पे हारने से मतलब यह है कि अपनी एग्जिस्टेंसी के लिए जो ज़्यादा सुटेबल होगा वो सरवाइव करेगा और दूसरा जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, सम इंडिविजुअल्स सरवाइव। होप कि आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए कि नेचुरल रिसोर्सेज भी लिमिटेड है और पॉपुलेशन साइज भी स्टेबल है। तो अब जाहिर है कि दोनों चीज स्टेबल है और लिमिटेड है, तो आपस में इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक कंपटीशन होगा फॉर द डिफरेंट टाइप्स, फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स, जैसे कि फूड के लिए है, शेल्टर के लिए है, वाटर के लिए है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपस में ही कंपटीशन होगा और वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेंगे जो इस कंपटीशन को पार कर जाएगा। इट मीन्स दे वुड बी अवेलेबल to take the opportunity for feeding, for rehabilitation and for the water as well। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म सक्षम होंगे वही आगे फर्दर कैरी ऑन होगा। इसी के आधार पर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के आधार पर इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सो फर्स्ट कैटेगरी अगर हम लोग देखें तो वो है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, अब इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल उसे कहते हैं जब सेम इंडिविजुअल या सेम स्पीशीज के बीच में स्ट्रगल होता है, तो उसे हम लोग इंट्रा कहते हैं। सो यहां पे लिख सकते हैं स्ट्रगल विद इन द सेम स्पीशीज। अब ये सेम स्पीशीज के बीच में किसके लिए स्ट्रगल हो रहा है, तो जाहिर है यहां पे जैसे मैंने कहा यहां हो सकता है फूड, हैबिटेट या इसके अलावा वाटर, इन सारी चीजों के लिए विद इन द स्पीशीज ये स्ट्रगल हो सकता है। अब दूसरी कैटेगरी है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल जो होता है वो अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज होता है। सो स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मैं बताऊंगा। सो थर्ड है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। देखिए, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल से मतलब यह है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव टू फेस द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ जाए, वाटर है या क्लाइमेट चेंज है, जितनी भी ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जितने ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उन सबको फेस करना पड़ेगा। सो इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ जाए और कुछ ऑर्गेनिजम्स हो सकता है कि उस तूफान, उस आंधी की वजह से
बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाए और कुछ अफेक्ट ना हो बल्कि वो अपने आप को सेव कर ले। तो यहाँ पे जो अफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए बहुत कम अवेलेबल होंगे या सक्षम उतने ज़्यादा नहीं होंगे। इसीलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट, इंट्रा स्पेसिफिक, विद इन दी स्पीशीज जो होता है सेम स्पीशीज, और इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, जैसे कि मैंने कहा कि इन्वायरमेंटल जो भी फैक्टर्स हैं, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, क्लाइमेट चेंज है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे उन सब को फेस करना पड़ेगा। सो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है डार्विनिज्म का, जिसमें स्ट्रगल के बारे में बताया गया। अब थर्ड कैटेगरी जो है वो है वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आधार पर नेक्स्ट जो थ्योरी है या नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो दिया गया है। बेसिकली क्या है, वेरिएशन की जब भी बात आती है तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही वेरिएशन आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन यानी जो वेरिएशन है वो नहीं होता है क्योंकि उसमें सेम टाइप के इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस देन द वेरिएशन विल बी अपीयर्ड, यानी दो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो मेट करते हैं और जो थर्ड ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें दोनों के कैरेक्टर अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो माता पिता से हैं वो भिन्न होता है या वेरिएशन हो जाता है, और फिर उन वेरिएशन का हेरिडिटी होती है यानी इनहेरिटेंस होता है। सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इन शॉर्ट कि some variations are useful for organisms, और कुछ जो होते हैं some are harmful। तो कुछ जो वेरिएशंस यूजफुल होते हैं उन वेरिएशन के कारण जो एडेप्टेशन है ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बढ़ जाता है, यानी एनवायरनमेंट में वो सरवाइव करने के लिए ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। और जाहिर है जो इन्वायरमेंट में ज्यादा समय तक के लिए जिंदा रहेगा या सरवाइव करेगा वो अपनी प्रोजनी प्रोड्यूस करने में ज्यादा सक्षम होंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि जो भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल फैक्टर से वेरिएशंस के साथ ज्यादा एडेप्टिव हो जाएंगे वो इन्वायरमेंट में काफी समय तक रहेगा, और जो काफी समय तक रहेगा उसके पास मेटिंग करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, और मेटिंग के लिए ज्यादा समय मिलेगा तो वो क्या करेगा, अपनी प्रोजेनीज को ज्यादा उत्पन्न कर सकता है। इसका मतलब यह है कि इन कंपैरिजन टू दोज एनिमल्स या दोज ऑर्गेनिजम्स which are not suitable or we can say which are not adaptive towards the variation, they would not survive in the environment, और इसकी वजह से उसको जो मेटिंग के चांसेस होंगे वो बहुत कम मिलेंगे और उनकी प्रोजेनी भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। इस बात को समझने के लिए जो डार्विन ने बताया कि वेरिएशंस और हेरिडिटी, और जाहिर है जो वेरिएशंस होंगे और ज्यादा मैक्सिमम रूप से जो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके प्रोजेनी आगे फर्दर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे और उन वेरिएशंस को कैरी आउट करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इन वेरिएशंस को लेके जाएगा। होप कि आपको ये वेरिएशन एंड हेरिडिटी समझ में आया। ये तीसरा कॉन्सेप्ट था डार्विनिज्म का। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। सो फोर्थ इज नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखिए यहां पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये सारी चीजें यानी ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं नेचुरल सिलेक्शन को बढ़ावा देता है। कैसे कह रहे हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब जाहिर है जैसे मैंने कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म ज्यादा दिनों तक ज्यादा समय तक जो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेगा
तो वो अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ाएगा, और अपनी प्रोजनी को ज़्यादा आगे बढ़ाने का मतलब यह है कि इन्वायरमेंट नेचुरली इसको सेलेक्ट करेगा, और जो ऑर्गेनिज्म सुटेबल नहीं होगा वो अपने आप धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन से दूर रह जाएगा, यानी इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी ऐसे लिख सकते हैं इसको, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विल सर्वाइव वाइल, और ये कौन से होंगे, ये होंगे मोस्ट एडेप्टिव, मोस्ट एडेप्टिव टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। ये बहुत ज्यादा एडेप्टिव होंगे उसके वेरिएशंस के द्वारा, या वेरिएशंस के साथ एडेप्टेशन रखता होगा। मोस्ट एडेप्ट, क्या लिखा, मोस्ट एडेप्टिव टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, या ऐसे लिखा टुवर्ड्स द वेरिएशन, यानी वेरिएशन को एडेप्ट करने वाला होगा। जबकि जो रिमेन है यानी लेस एडेप्टिव है, लेस एडेप्टिव ऑर्गेनिजम्स विल डिमिनिश। तो जाहिर है जो डिमिनिश हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो गया, और जो बचे वो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहलाए जाएंगे, यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो बाकी रहेंगे और अपनी प्रोजनी को बढ़ाएंगे। सो ये 4 कॉन्सेप्ट थे, और लास्ट में हम लोग बात करते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। सो लास्ट इज origin of न्यू स्पीशीज। ये न्यू स्पीशीज का जो ओरिजिन होगा, ये बेसिकली क्या है कि ये सारे कैरेक्टर्स, यानी जो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बहुत सारे वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन कैरी हुआ, तो अल्टीमेटली कई जनरेशन के बाद एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, या एक ऐसी स्पीशीज आ जाएंगी जिसमें कि डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स होंगे, डिफरेंट वेरिएशंस होंगे। इसीलिए कहा गया कि आफ्टर सो मेनी जनरेशन द न्यू स्पीशीज विल बी फॉर्म्ड। सो न्यू species will be formed। सो ये 5 कॉन्सेप्ट थे जिसके आधार पर डार्विन ने अपनी थ्योरी को दिया, या नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, और इसी को डार्विनिज्म कहा जाता है। सो आपको अगर ब्रीफ करें कि डार्विनिज्म क्या होता है, तो डार्विनिज्म सिर्फ 5 बातों में डिपेंड करती है। पहली बात तो ओवर प्रोडक्शन, दूसरी बात इन्होंने स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस कहा, और थर्ड वेरिएशन एंड हेरिडिटी, फोर्थ नेचुरल सिलेक्शन, और फिफ्थ ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि डार्विन का सिद्धांत क्या होता है, डार्विनिज्म क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो डार्विन के सिद्धांत को या डार्विनिज्म के क्रिटिसिज्म भी हुई, यानी कुछ लोगों ने कहा कि डार्विन का जो सिद्धांत है वो ये एक्सप्लेन नहीं करती है, यानी कहा कि डार्विन को नॉलेज नहीं था जेनेटिक्स का या इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन कैसे हो, इन सारी बातों का उनको ज्ञान नहीं था या नॉलेज नहीं था। सो आइए उसको भी देखते हैं। सो नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। क्रिटिसिज्म में सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि he did not have the knowledge of genetics and was unable to explain the inheritance of variations। ये पहली क्रिटिसाइज करने वाली बात हुई डार्विन को। दूसरी बात इन्होंने कहा कि डार्विन ने कहा कि दिस थ्योरी, यानी डार्विन की जो थ्योरी है, दिस थ्योरी explains the survival of the fittest।
ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, बट डिड नॉट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी अराइवल ऑफ फिटेस्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है इसके क्रिटिसिज्म में कि डार्विन ने कहा कि यानी इन दिस, या ऐसे लिखें, दिस थ्योरी was unable to explain why some individuals produce useful variation while some produce harmful variations। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद भी फोर्थ अगर हम लोग देखें तो डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इसके ओरिजिन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दीज वर द क्रिटिसिज्म जिसकी वजह से डार्विन को रिफ्यूट किया गया या समहाउ डार्विन के क्रिटिसाइज की गई। इसके अलावा भी एक और पॉइंट है कि डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन या डार्विन वाज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सोमैटिक और जर्मिनल इनहेरिटेंस, यानी सोमैटिक और जर्मिनल इनहेरिटेंस कैसे होता है उसको भी डार्विन का जो सिद्धांत है या डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर सके। सो इन क्रिटिसिज्म के बाद होप कि आपको डार्विनिज्म बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस लेक्चर के लास्ट पड़ाव में हैं जहां पे हम लोग 2013 के नीट में एक डार्विन के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको देखते हैं। सो आइए नीट 2013 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, मतलब डार्विन के अनुसार ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किस लिए हुआ या इज ड्यू टू किस कारण से हुआ। फर्स्ट इसमें ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, रिड्यूस्ड फीडिंग एफिशिएंसी in one species to the presence of in one species, उसके बाद है due to the presence of interfering species, और दूसरा ऑप्शन है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और थर्ड है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, और फोर्थ है कंपटीशन विद क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, कंपटीशन with closely related species। सो क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से देखिए कि अकॉर्डिंग टू डार्विन के अनुसार ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो हुआ वो किस कारण से हुआ। फर्स्ट, रिड्यूस फीडिंग एफिशिएंसी इन वन स्पीशीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग स्पीशीज। कह रहे हैं कि
खाने की कमी यानी फीडिंग एफिशिएंसी जो है किसी एक स्पीशीज में कम होगी, जिसकी वजह से जो इंटरफेयर हुआ दूसरे स्पीशीज के द्वारा, उस कारण से दूसरा रीजन है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा मैंने जैसे बोला सेम टाइप के स्पेसिफिक अगर होते हैं उसके बीच में कंपटीशन, और थर्ड है इंटर स्पेसिफिक यानी डिफरेंट टाइप्स के कंपटीशन से, और कंपटीशन विद क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में। तो जो डार्विन का मैकेनिज्म है या डार्विन का जो इवोल्यूशन है वो रिड्यूस फीडिंग एफिशिएंसी, ये भी नहीं है आंसर, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता है। इंटरफेयरिंग स्पीशीज वाले जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई नहीं करता है। दूसरा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो जैसे मैंने बताया विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म है या सेम स्पीशीज है, तो वेरिएशंस के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो सॉरी बहुत कम है, इसीलिए ये भी नहीं है। और थर्ड है इंटर स्पेसिफिक यानी डिफरेंट इंडिविजुअल्स जब आपस में मेट करते हैं तो वेरिएशंस के चांसेस ज्यादा है, तो इसीलिए इवोल्यूशन के चांसेस ज्यादा इसमें है। सो आंसर इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। सो आपको होप कि अच्छा लगा होगा। नीट 2013 में डार्विन से के सिद्धांत से सवाल था, और आगे भी मेरे ख्याल से आप जितने सारे क्वेश्चंस लगाएंगे आपको कहीं ना कहीं जितना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो काफ़ी है, मोर देन एनफ है। सिर्फ आपको ये करना है कि टाइम टू टाइम क्वेश्चंस आपको लगाने हैं नीट के जितने भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।